गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इन तीनों टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल समझने से पहले हम पीएच क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। पीएच को ऐसे ही लिखा जाता है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पी जो है यहाँ पर, ये जो पी वर्ड है, पी जो है वो एक लैटिन वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर, यानी P स्टैंड्स फॉर पावर। और हेयर H स्टैंड्स फॉर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कुल मिलाकर पीएच जो है वो हमें किसी भी सोल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट, उसकी पावर का मतलब ज़्यादा है तो H प्लस की पावर ज़्यादा होगी। अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसकी पावर भी कम होगी। तो इस तरीके से हमें ये बताया जाता है पीएच में कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसी भी गिवन सोल्यूशन में कितना है, उसको हम पीएच बोलते हैं, ठीक है। और पीएच का जो फॉर्मूला होता है, पीएच का बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा पीएच का फॉर्मूला होता है। अच्छा एक चीज़ याद रखना बच्चों, मैं जो पीएच लिख रहा हूँ, पीएच को ऐसे ही लिखा जाता है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, पी और एच बराबर बराबर में नहीं लिख सकते, पी और एच छोटा नहीं लिख सकते। ये सारे तरीके, इसके अलावा जितने भी तरीके आप दिमाग में सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें गलत हैं। पी नीचे लिखा जाता है, एच उसकी पावर में लिखा जाता है और कैपिटल बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग या कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें। पीएच का फॉर्मूला बच्चों मैंने बताया माइनस लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही बनना है। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल होता है, तो इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब ये लॉग क्या होता है, लॉग में आपको बता दूंगा क्या होता है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। साधारण शब्दों में आपको एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। ट्रिक में आपको ये याद रखना है कि पीएच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है ना, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, यानी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ेगा पीएच की वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो पीएच की वैल्यू क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो ये हमारा थोड़ा सा पीएच के बारे में हो गया। अब पीएच को कैसे पूछा जाता है एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इसको ज़रा नोट कर लीजिए अब तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया गया कि इफ concentration of H plus ion is 10 to the power minus 3 molar in a solution, आपको एक सोल्यूशन दे रखा है, उसके अंदर H प्लस आयन कितने हैं बच्चों, 10 टू द पावर माइनस 3 यानी 0.001 उसका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। देन कैलकुलेट पीएच ऑफ सोल्यूशन। उस पीएच का क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, हमें सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब लॉग के कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। लॉग क्या होता है बच्चों, लॉग की जब भी हम दो मल्टीप्लाई में आते हैं नंबर, लॉग ए इंटू बी, तो वो हमेशा आएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। बच्चों इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्का हल्का समझ लो बस, आगे काम में आएगा, है ना। अगर कहीं पर लिखा हुआ है लॉग एक्स टू दी पावर n तो पावर आगे आ जाती है, लॉग x हो जाता है वो, ठीक है। इसको समझ लो क्या क्या बताया मैंने। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में यानी 2 इंटू 3 लिखा, 23 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 इंटू 3 अगर लिखा हुआ है तो log 2 प्लस log 3 हो जाएगा, है ना। अगर log 2 टू द पावर 3 लिखा हुआ, मान लीजिए ऐसा है,
log 2 की पावर 3, है ना। तो 3 आगे आ जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और आगे ये क्या लिख दिया जाएगा ऐसे log 2। ये तरीका होता है करने का, यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो पावर वाला क्वेश्चन है ना। तो pH देखो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है बच्चों, 10⁻³ मोलर। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 10⁻³ तो कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल क्या होता है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं ना। pH पूछा है आपसे, पूछा क्या है बच्चों, pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो pH के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये pH ऑफ द सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है बच्चों, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे निकालेंगे। चलो माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रख देंगे बच्चों 10⁻³ अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। 10⁻³ देखो ये वाला फॉर्मूला आ गया, log x⁻n, जो पावर है वो क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। तो पावर कौन है बच्चों यहाँ पर, 10⁻³ तो पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। देखो एक माइनस पहले से था और -3 और आगे आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, +3 और log 10 की वैल्यू बच्चों आपको याद रखनी है, कितनी होती है, 1 होती है। वैल्यू ऑफ log 10 इज 1। तो log 10 की जगह पर क्या रख दिया, 1 रख दिया, आगे क्या आ गया, 3 आ गया, 3 × 1 आ गया, यानी pH कितना आ गया इसका, 3 आ गया। pH कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से हम pH निकालते हैं। ये न्यूमेरिकल इस तरीके से बहुत ज़्यादा टफ आएंगे नहीं, और ये भी बहुत मुश्किल है आना बोर्ड लेवल पे, लेकिन पता होना चाहिए। तो आप ये सब नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि pH कैसे निकालते हैं, ठीक है। और एसिड और बेसिस की जो पहचान है वो अब हम pH के लेवल पे करना सीखेंगे। जैसे अपने पीछे पढ़ा था, कोई भी एसिड क्या होता है, वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में कर देता है, और बेस क्या होता है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है ना। तो सारे बेसिस, सारे एसिड यही कलर चेंज करते होंगे, ठीक है। 2 एसिड है, उसमें से एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है ना। लिटमस पेपर से आप नहीं बता सकते कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, क्योंकि दोनों ही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे होंगे, है ना। समझ में आया मैंने क्या बोला, अगर 2 एसिड हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, तो दोनों ही ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे होंगे। आप कलर देखकर उसका ब्लू से रेड में नहीं बता सकते कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो कैसे बताएं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है, उसके लिए हमें pH स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो pH स्केल क्या है, एक नंबर का स्केल है। किसका स्केल है, नंबर का स्केल। कहां से कहां तक नंबर लिखे होते हैं इसमें, 0 से 14 तक, है ना। बीच में एक मिड पॉइंट होता है जिसका नंबर होता है 7। तो pH स्केल पे नंबर लिखे होते हैं 0 to 14। और ये स्केल हमें किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, यानी कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक है, कौन सा एसिड कम एसिडिक है, यानी कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है, इसके बारे में हमें ये बताता है। या बेस कौन सा ज्यादा बेसिक है, कौन सा लेस बेसिक है, उसके बारे में बताता है। कहां से कहां तक होता है, 0 to 14। 7 वाले जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। 7 से नीचे अगर किसी का pH आ रहा है तो वो एसिडिक रेंज में आएंगे, यानी वो एसिड है। 7 मिड पॉइंट है। 7 से छोटे वाले क्या होंगे, एसिडिक होंगे। और 7 से 14 अगर किसी का आ रहा है, 7 से ज़्यादा और 14 के लगभग, तो वो बेसिक नेचर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 कंक्लूजन लिख देते हैं। इफ pH इज इक्वल्स टू 7, अगर pH किसी का क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, देन सोल्यूशन इज एसिडिक। तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, सोल्यूशन इज न्यूट्रल। अगर 7 है तो सोल्यूशन बच्चों कैसा होगा, न्यूट्रल है। दूसरा, अगर pH इज ग्रेटर देन 7, अगर pH हमारा 7 से बड़ा आ रहा है, यानी 14 की तरफ को जा रहा है, तो सोल्यूशन कैसा है हमारा, देन सोल्यूशन इज बेसिक। और लास्ट में तीसरा, अगर हमारा pH लेस देन 7 है, 7 से छोटा है, तो कैसा हो गया हमारा, लेस देन 7। साफ साफ लिख दो सर जी, लेस देन 7, देन सोल्यूशन इज एसिडिक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 7 है अगर तो न्यूट्रल आएगा, 7 से ज़्यादा pH है तो 14 आएगा, और 7 से छोटा pH है तो एसिडिक आएगा, और ऊपर वाले में बेसिक आएगा। आप ये नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं।
मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में 3 एसिड दे रखे हैं, ए बी सी, 3 एसिड्स हैं, है ना। कितने एसिड या 3 सोल्यूशन दे रखे हैं, 3 सोल्यूशन दे रखे हैं बच्चों। ए का है 4 pH, ए के लिए pH कितना है बच्चों 4 है, और बी के लिए जो pH है बच्चों 6 है, और सी के लिए जो pH है वो है 9। विच इज़ मोर एसिडिक, ये बताना है, विच इज़ मोर एसिडिक, विच इज़ मोर एसिडिक। 3 एसिड है, 3 एसिड है, तीनों में 3 सोल्यूशन है बेसिकली, और तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन कौन है। तो हमने क्या कहा, एसिडिक सोल्यूशन क्या होते हैं, जिनका 7 से छोटा होता है। तो 7 से छोटे वाले कौन कौन है, 4 वाला और 6 वाला। अब इन दोनों में भी ज़्यादा इन दोनों में भी ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 4 वाला होगा। इस साइड को आने पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इधर आने पर एसिडिक नेचर क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, और इधर जाने पर बेसिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है। समझ गए। जैसे जैसे आप जीरो की तरफ को आएंगे, जैसे जैसे आप जीरो की तरफ को आएंगे, एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आप 14 की तरफ को जाएंगे, बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो 6 वाले में और 4 वाले में देखो, 6 यहाँ है और 4 यहाँ है, किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, pH इज इक्वल्स टू 4, यानी A इज मोर एसिडिक, ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिया हमने क्या करा, P और Q दो सोल्यूशन है, ठीक है, दो सोल्यूशन हमने ले लिए P एंड Q, दोनों का pH बता रखा है 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, यानी P का है 3 और Q का कितना है 9.5, दोनों का दे रखा है। तो वो बोल रहा है कि विच विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करते हैं बच्चों, एसिड, यानी इन दोनों में से एसिड कौन है ये पूछ रहा है। और कौन सा वाला रेड को ब्लू में करेगा, रेड को ब्लू में कौन करता है बच्चों, बेस करता है ना। तो बताओ इन दोनों में से एसिड कौन है, एसिड कौन होते हैं जिनका 7 से छोटा होता है, pH जो है 7 से कम आता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, P आ जाएगा, P वाले का 3 है ना, और बेस कौन है, Q है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, P सोल्यूशन P हैविंग pH 3 यानी लेस देन 7 है, तो इट इज एसिडिक इन नेचर, तो इट विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और जो 9.5 वाला है यानी Q जो है वो क्या करेगा, बेसिक नेचर का है, तो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस में कर देगा। ये हमने दो एग्जाम्पल की हेल्प से pH स्केल का यूज़ कहाँ पर होता है ये हमने सीखा है। अब आपको मैं बताता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट सोल्यूशन और उनके pH, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पीछे। यूनिवर्सल इंडिकेटर और पुराने वाले इंडिकेटर्स में क्या डिफरेंस है मैं आपको ये बता देता हूँ। पिछले जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े जैसे फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और टर्मरिक वगैरह और रेड कैबेज जूस, ये सारे इंडिकेटर्स की एक दिक्कत थी कि एक पर्टिकुलर pH रेंज में ही काम कर सकते थे। जैसे कोई एक जैसे मिथाइल ऑरेंज है वो 1 से लेकर 3 तक की pH रेंज में ही काम कर पाता है। फिनोल्फ्थलीन है वो कुछ एक 2-4 pH रेंज में ही काम कर पाता है। लेकिन हमें एक
एक ऐसे इंडिकेटर की ज़रूरत थी जो 0 से लेकर 14 तक पूरे पीएच स्केल पर अकेला ही काम करे, हमें अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग इंडिकेटर की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने क्या करा, डिफरेंट इंडिकेटर जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, जो कि अलग अलग पीएच रेंज पर काम करते थे, उन सबको मिला दिया, उनको मिलाकर यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक नया इंडिकेटर तैयार किया। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यूनिवर्सल मतलब सबके लग जाएगा, एसिड के लिए भी लग जाएगा, बेस के लिए भी लग जाएगा, न्यूट्रल चीज़ों के लिए भी ये काम कर जाएगा, है ना। तो हमने क्या करा है, जो छोटे छोटे हमारे इंडिकेटर अलग अलग थे उन सबको मिला दिया है। मिलाने के बाद जो इंडिकेटर बना है उसको क्या बोला है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। मैं 2 नाम आपको बता देता हूँ जो आप जाने पहचाने से हैं, जो इसमें मिलाए गए हैं। एक तो फिनोप्थिलीन जो हम पुराना वाला यूज़ करते थे वो इसमें मिलाया जाता है, और हम पीछे मिथाइल ऑरेंज यूज़ करा करते थे, मिथाइल ऑरेंज का छोटा भाई मिथाइल रेड यहाँ पर यूज़ किया गया है। और 2 नाम और होते हैं, वो आपके काम के नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं। तो 4-5 मिक्सचर मिला के यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है, और उन हर किसी की अपनी अपनी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। जैसे पहला जो इंडिकेटर हमने मिलाया है वो 1 to 5 तक नाप सकता है, तो 1 to 5 तो हो गया। 6 से 8 तक के लिए दूसरा इंडिकेटर मिला दिया, 8 to 10 तक के लिए तीसरा इंडिकेटर मिला दिया, और जो चौथा मिलाया है वो 14 तक का नाप लेगा। तो इस तरीके से पूरी पीएच रेंज हमारी कवर हो जाएगी। नाम क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट वैल्यूज। वो अलग अलग, अब इंडिकेटर का काम तो आपको पता ही, अपने कलर को चेंज करना, तो ये अलग अलग पीएच वैल्यू पर क्या करेगा, अलग अलग कलर देगा। तो ये जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है हमारा, यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चों याद रखना, ये स्ट्राइप की फॉर्म में भी आता है और ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का सॉल्यूशन भी आता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर का स्ट्राइप्स भी आती है। स्ट्राइप मतलब इतने बड़े बड़े जो लिटमस पेपर जैसे होते हैं ना, वैसे उनको स्ट्राइप्स बोलते हैं। काम एक ही करता है, कलर चेंज। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से ये कलर चेंज करता है। अगर एसिडिक रीजन है तो उस साइड रेड दिखाई देगा, 0 के आसपास आपको रेड दिखाई दे रहा होगा। धीरे धीरे पीएच उस साइड में जा रहा है 7 की तरफ को, तो ऑरेंज की तरफ को बढ़ रहा है, और 7 पर आते आते हमारा जो पीएच का कलर है वो कैसा हो जाता है, सोल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है। फिर ब्लू, और सबसे लास्ट में जाते जाते वॉयलेट कलर शो करता है। ये होता कैसे है बच्चों, जैसे मेरे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर का सॉल्यूशन है ना, तो इसकी मैंने एक ड्रॉप निकाली और किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दी, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच जितना होगा उसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए रेड कलर में हो गया, तो इसका मतलब उस कलर को हम यहाँ से, ये जो पीएच पेपर की स्ट्राइप आपको दिखाई दे रही है साइड में, ये कलर वाला, ये कलर कोड आपको मिल जाएगा। साथ में आपका जो भी कलर आ रहा होगा वो आप इस कलर कोड से मैच करेंगे और फिर पहचानेंगे कि पीएच की रेंज क्या है। मान लीजिए ब्लू आ रहा है तो उस साइड में 10, 13, 14 जो वाला ब्लू कलर आएगा वो नंबर आपका पीएच का हो जाएगा। अगर ग्रीन आ रहा है तो पीएच 7 है। इधर रेड और ऑरेंज टाइप का आ रहा है यानी पीएच 7 से कम है। जो भी कलर आ रहा होगा, जो मैच हो रहा होगा जिस नंबर पे, वही उसका पीएच नंबर होगा। तो है ना, ये बहुत आसान मेथड पीएच कैलकुलेट करने का। इस तरीके से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से पीएच कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों पीएच से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, छोटे छोटे टॉपिक थे, मैंने बता दिया। जितने भी बच्चों आपको स्क्रीन पर फोटोग्राफ्स और एनिमेशन आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। जितने भी स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर के मैंने कलर कोड आपको दिखाया, आपको एज इट इज़ कॉपी में नोट करना है, ठीक है। 2 सोल्यूशन दे रखे हैं, ए और बी। ए का पीएच कितना दे रखा है 6, और बी का पीएच कितना दे रखा है बच्चों 8.5। ये 6 है और एक 8.5 है ना। तो पूछ रहा विच सोल्यूशन हैज़ मोर H+ आयन। तो इस वाले के लिए मैंने एक सोल्यूशन, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी पीएच और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की। मैंने क्या बताया था, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बच्चों, अगर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच कम होगा, अगर ये कम है तो पीएच ज़्यादा होगा। तो वो क्या पूछ रहा है, H+ आयन किस में ज़्यादा है। अगर H+ आयन को ज़्यादा करना है तो पीएच को क्या करना पड़ेगा, कम। दोनों में से पीएच कम किसका है बच्चों, 6 वाला कम है। तो किसका है 6, ए का है। तो विच सोल्यूशन हैज़ मोर H+ आयन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सोल्यूशन ए। सोल्यूशन ए हैज़ मोर H+ आयन्स। क्यों है बच्चों, इस ट्रिक से हमें पता लगा। H+ आयन अगर ज़्यादा है तो पीएच कम होना चाहिए, अगर H+ आयन कम है तो पीएच क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। पहले वाले का आंसर आ गया, विच ऑफ द सोल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। ये बहुत आसान है। 6 वाला जो है
एसिडिक है क्योंकि 7 से छोटा है, और बेसिक कौन है बच्चों, बी वाला, क्योंकि इसका पीएच कितना है 8.5। पीएच स्केल याद है आपको, 7 बीच में पड़ता था, 7 से उधर वाले क्या होते थे बेसिक और इधर वाले एसिडिक, तो ये 7 के उस साइड पड़ेगा, तो ये बेसिक नेचर का हो गया। नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 5 सोल्यूशन दे रखे हैं, ABCD 5 सोल्यूशन है। इनको टेस्ट किया गया किससे, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट करके हमें क्या मिला होगा, पीएच की वैल्यू मिल गई होगी। तो देखो नेक्स्ट लाइन में क्या बोला, यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमने इसकी पीएच की वैल्यू निकाली, क्या, एक की आई 4, एक की 1, 11, 7 एंड 9 आगे लेकर रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः एक एक करके, जैसे जो सबसे पहली वैल्यू दी है वो सबसे पहले वाले सोल्यूशन की होगी, यानी ए की क्या होगी 4, बी की क्या होगी 1, ये सी की वैल्यू होगी, ये डी की वैल्यू होगी, और ये ई सोल्यूशन की रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हो गया है ना। अब वो पूछ रहा है विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कब होगा बच्चों, जब पीएच कितना आता है 7 आता है। देखो सब में 7 किसका पीएच आ रहा है, डी वाले का आ रहा है, तो न्यूट्रल कौन हो गया हमारा, डी, पहला आंसर आ गया। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, जिसका पीएच 14 के पास होगा। देखो कौन सा वाला, 9, नहीं, 9 से भी बड़ा नंबर एक दिखाई दे रहा है, क्या, 11। तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक यानी एल्कलाइन होगा। तो एल्कलाइन सबसे ज्यादा कौन है बच्चों, सी वाला, क्योंकि उसका पीएच कितना है 11 है। अब इधर आ जाओ, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, जितना छोटा पीएच होगा, इस साइड आ जाओ, 7 से छोटा, जितना छोटा होता जाएगा पीएच उतना ही उसका एसिडिक नेचर भी बढ़ता जाएगा। सबसे छोटा पीएच देखो किसका दिख रहा है 1, तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक बच्चों कौन होगा, बी। वीकली एसिडिक कौन होगा, वीकली एसिडिक में देखो 7 के आसपास कौन सा दिख रहा है, ये वाला 7 के आसपास ये दिख रहा है ना, ये दोनों तो 7 से बड़े हो गए, यही दिख रहा है 7 के आसपास, तो ये वीकली एसिड होगा। 7 की तरफ जितना जाते जाओगे, 0 से 7 की तरफ जितना जाते जाओगे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। और लास्ट में 5वां है वीकली एल्कलाइन। वीकली एल्कलाइन यानी 7 के पास वाला, यानी 9 वाला, 9 किसका है, ई वाले का है, ठीक है, तो ये वीकली एल्कलाइन की कैटेगरी में आ गया। इस तरीके से हमने कर लिया, सिंपल क्वेश्चन था। फिर क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इसमें गलतियां हो जाती हैं। अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। इन सारे पीएच को इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन में रखना है, यानी सबसे कम H+ आयन जिसमें है वो पहले, फिर H+ आयन सबसे ज़्यादा जिसमें उसकी तरफ को बढ़ना है ना। तो हमें याद रखना है वो वाली ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, बहुत छोटी सी मगर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनल का साइन होता है बच्चों इस तरीके से है ना, प्रोपोर्शनल का साइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब H+ आयन अगर छोटा है तो पीएच क्या होना चाहिए, बड़ा। तो H+ आयन छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो सबसे कम H+ आयन किस में होंगे बच्चों, सबसे कम H+ आयन किस में होंगे, जिसका पीएच सबसे बड़ा होगा। दोबारा सुनो, सबसे कम H+ आयन किस में होंगे, जिसमें पीएच सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा पीएच किसका है बच्चों, 11, सी वाला, तो सबसे कम H+ आयन होंगे। इसके बाद क्या आएगा, 11 के बाद देखो 9 वाला यानी ई वाला, 9 के बाद कौन आएगा, 7 वाला यानी डी वाला, 7 के बाद 4 यानी ए के बाद बी। इन सब के पीएच लिख दो। इसका पीएच बच्चों कितना है, इसका पीएच है 11, इसका पीएच कितना है 9, इसका पीएच बच्चों कितना है 7, इसका पीएच कितना है 4, इसका पीएच कितना है बच्चों 1। जिसका पीएच सबसे छोटा है, जिसका पीएच सबसे छोटा उसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इसमें है, सबसे कम इसमें है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कर लिया, ये आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में आसपास हम डेली पीएच चेंजेस वाले बहुत सारे काम करते हैं या देखते हैं या महसूस करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसके पीछे पीएच ही रीज़न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप इसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहला जो है पीएच इन डाइजेशन, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपको नोट कर लेना। मैं बता रहा हूँ समझ लीजिए, वही चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है, नोट कर लीजिएगा। जो मैं समझा रहा हूँ पहले वो समझ लीजिए। पीएच इन
डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो नेचुरली होता है, तो वो हमारे पेट को हमारी सेल्स को, स्टमक को हार्म नहीं पहुंचाता है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, मनपसंद कोई चीज़ बन गई तो गले तक यहाँ तक चढ़ा लिया, खा लिया, ओवर ईटिंग हो जाती है, या बासी खाना खा लेते हैं, या बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा लेते हैं तो बदहज़मी हो जाती है, सही से खाना पच नहीं पाता, जिसको इंडाइजेशन बोलते हैं। उससे हमारे पेट में दर्द होता है, इरिटेशन होता है, जिसको एसिडिटी बोलते हैं, है ना। तो उस एसिडिटी को क्योर करने के लिए हम माइल्ड बेस खाते हैं। माइल्ड बेस क्या होते हैं? एंटासिड्स। एंटासिड्स के 2 एग्जाम्पल हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ये याद रखना पॉइंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? देखो ढक्कन गिर गया, ढक्कन गिरता ही रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पूछा जाता है। दूसरा है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, जो घर में मम्मी लोग किचन में यूज़ करते हैं, है ना। दूसरा है टूथ डिके, हमारे दांतों में जो खराबी पैदा हो जाती है, दांत सड़ने गलने लगते हैं, दांतों में कैविटी हो जाती है, कीड़ा लग जाता है, वो सारी चीज़ें क्यों होती हैं? जब हम कोई ऐसा फूड खाएं जो शुगर कंटेनिंग है, जिसमें शुगर हो, तो हमारे जो माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरियाज हैं वो उस शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं किसी एसिड में, शुगर को ब्रेक डाउन करके कोई एसिड बना देते हैं, जनरली लैक्टिक एसिड बनता है ना। तो हमारा जो माउथ है उसका जो pH है वो लगभग न्यूट्रल रेंज में आता है, लेकिन उस एसिड की वजह से वो 7 से नीचे पहुंच के 5.5 तक पहुंच जाता है, या उससे नीचे भी। दिक्कत शुरू होती है जब pH 5.5 से भी नीचे गिरना शुरू हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक हमारे माउथ का pH होने लगता है। उसकी वजह से हमारे जो टूथ यानी हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है जिसको एनेमल बोलते हैं, वो एनेमल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। उसके डिस्ट्रॉय होने से दांतों में सेंसिटिविटी होने लगती है, दांतों में कीड़े लगने लगते हैं, कैविटी होने लगती है, इसको टूथ डिके के नाम से जानते हैं। तो इसके बचने के लिए, टूथ डिके से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? खाना खाने के बाद बहुत सारे फ्रेश वाटर से कुल्ला करें, जिससे कि वो एसिडिक कंटेंट, वो शुगर वगैरह जो है वो सब निकल जाए। या फिर बहुत सारे जो टूथपेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, उसमें बेस होता है। टूथपेस्ट का जो pH है वो 8 होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो वो हमारे उस जो एसिड प्रोड्यूस होने वाले हैं शुगर के डिकम्पोजिशन से, उसको न्यूट्रलाइज करके हमारे माउथ का pH बैलेंस कर देता है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बच्चों pH की, वो है हमारे प्लांट्स में, सॉइल्स में। क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो भी बहुत pH सेंसिटिव होते हैं। अगर उनके मनपसंद की सॉइल की pH रेंज नहीं है तो वो नहीं उग पाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा एसिडिक हो, अगर pH हमारी सॉइल का pH बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा या शुरुआत ही नहीं हो पाएगी उसकी, है ना। नॉर्मली वो न्यूट्रल रेंज में बहुत अच्छे से उग जाते हैं। तो क्या करते हैं जो फार्मर लोग होते हैं, वो पीछे भी बता चुका हूँ, अगर एसिडिक उनकी सॉइल हो जाती है तो वो क्या करते हैं, क्विक लाइम यानी चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स की गोलियाँ होती हैं, उनको वाइट कलर की पाउडर, उसको इस तरीके से छिड़कते हैं अपने खेतों में, जिससे कि उनका जो एसिडिक नेचर है सॉइल का वो ख़त्म हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, है ना। और नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है pH का, वो है जो एनिमल्स होते हैं वो जब हमें अपना बचाव करते हैं हमारे डंक मार के, तो उनके डंक में क्या होता है, जैसे बीज की बात करें तो जो उनका स्टिंग होता है, उनका डंक होता है, वो एसिडिक लिक्विड हमारी स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं। कौन सा एसिड होता है बच्चों बीज के स्टिंग में? फॉर्मिक एसिड, सॉरी मीथेनोइक एसिड जिसको बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, HCOH उसका फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं। और वास्प के जो स्टिंग होती है वो एल्कलाइन लिक्विड शो करते हमारे इस स्किन के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर देती है। याद रखना, बीज में एसिड होता है और वास्प में एल्कलाइन होता है। तो इस तरीके से ये अपना एसिड और बेस का यूज़ करके अपना बचाव करते हैं एनिमल्स, तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बच्चों, तो pH के एप्लीकेशन से कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट कर लीजिए और इनको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इनके आंसर अगर आप डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका आंसर गलत होगा तो मैं वहाँ पर करेक्ट कर दूँगा आपको। चलिए अब हम अपने